हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए टू लेंसेज केप्ट इन ए कॉन्टेक्ट, या संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी और उनकी क्षमता हमें ज्ञात करनी है ना। मतलब जैसे जो यहाँ पर क्या देखने वाले हम कि दो लेंस जो ऐसे संपर्क में रखे हैं पतले लेंस, तो उनकी फोकल लेंथ और क्षमता है ना क्या हो जाएगी साथ में रखने पर, उसके लिए हमें व्यंजक निकालना है ना। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी और क्षमता का समीकरण ये रहेगा। फोकस दूरी ये हो जाएगी जहां f1 f2 पहले और दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी, और क्षमता हो जाएगी p1 प्लस p2 जहां p1 और p2 दोनों लेंसेस की क्षमता रहेगी, है ना। तो ये सूत्र है, इसको अभी हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर, है ना। तो उससे पहले जो कुछ बातें ध्यान में रख लें, है ना, इसको डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। या चलो तो यहाँ पर, है ना, पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या कंडीशन मानी है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो माना है कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, दो उत्तल लेंस है L1 L2, दो पतले उत्तल लेंस L1 L2 जिनके प्रकाशीय केंद्र को हम दर्शा रहे O1 और O2 से, और जिनकी फोकस दूरियां है F1 F2 और क्षमता है P1 और P2। परस्पर कैसे रखे हैं, संपर्क में रखे हैं, और हमें उनकी संयुक्त फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करनी है ना। जो हमने माना है वो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ प्रूफ कथन में। क्या लिख देंगे कि माना दो उत्तल लेंस L1, दो पतले उत्तल लेंस L1 L2 जिनकी फोकस दूरी F1 F2 क्षमता है P1 और P2 है, परस्पर संपर्क में रखे हैं, जहां हमें उनकी संयुक्त फोकस दूरी और संयुक्त क्षमता ज्ञात करनी है ना। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे यहाँ से नोट कर ले, है ना। फिर उसके बाद जो हम आगे की बात डिस्कस करते हैं, पहले आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, है ना। चलिए आज नेक्स्ट देखें क्यों। ओके, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो हम कुछ चीजें रिमाइंड कर ले जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है ना। तो हमने क्षमता पढ़ा है। क्षमता मतलब क्या होगा कि कोई जो लेंस है, जो उत्तल हो या उत्तल लेंस हो, उस पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ये ऐसे जा रही है तो लेंस उसे ऐसे नहीं जाने देगा, है ना, किसी एक डायरेक्शन में मोड़ देगा। कॉन्वेक्स लेंस हो तो उससे प्रकाशिक अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, और अगर उत्तल लेंस है तो मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ेगा, जो ऐसे, है ना। तो इस तरह से दोनों ही लेंस प्रकाशीय किरण को विचलित कर देते हैं अपने मार्ग से। तो ये जो कितना ये विचलन करते हैं, है ना, ये विचलन की जो माप है, विचलन की माप किससे पता चलती है, क्षमता से। अगर विचलन अधिक है ना, ये विचलन अधिक, विचलन कोण है डेल्टा से दर्शा अधिक है, तो फिर, है ना, क्षमता भी अधिक होती है। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। फिर एक बार आपकी सुविधा के लिए जो बोल देता हूँ। और विचलन कम है ना, कोई लेंस कम मोड़ रहा है प्रकाशिक किरण को ऐसे, ठीक है, इस तरह से, है ना, ये कम मोड़ रहा है, इसने ज्यादा मोड़ा है, तो विचलन कम है तो क्षमता भी कम होगी, और फोकस दूरी इसकी अधिक, है ना, विचलन अधिक है तो फोकस दूरी कम और इसकी फोकस दूरी अधिक होगी। ये बातें हम देख चुके हैं। तो ये विचलन मतलब विचलन की जो माप है वो किससे बताई जाती है, क्षमता से बताई जाती है। तो दो लेंस को अगर हम कंबाइन में रखेंगे तो उनसे, है ना, परिणामी विचलन क्या हो जाएगा, ये परिणामी क्षमता क्या हो जाएगी, ये हमें देखना है ना। ये हमने देखा है। अब यहाँ एक और बात, है ना, विचलन और पावर, इसमें संबंध क्या है, ठीक है, ये क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ओके, अब एक और बात, जो यहाँ पर हमने वस्तु के प्रकार पढ़े, जैसे हमने, है ना, आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ा है प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक और आभासी। तो इसी तरह हमने, ठीक है, वस्तु के भी प्रकार पढ़े हैं, वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु, ठीक है। वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु की पहचान कैसी होती है, तो जैसे जो यहाँ पर जिस बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती है ना, मान लो कि कोई वस्तु है जिस बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही है, ठीक है, क्या हो रही है, प्रकाश किरणें ये यहाँ से
निकल रही है, ठीक है, तो वहां पर वास्तविक वस्तु होंगी। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर मिल रही है, जैसे ये दो प्रकाश किरणें आ रही है ना, हमने कहा कि प्रकाश किरणें इस तरह से आपतित हो रही है कि हमें वो यहां आते हुए प्रतीत हो रही है ना, यहां पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है या मिल रही है। ओके, तो ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं आभासी वस्तु। मतलब ध्यान रखें, जिस पर प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी वो बिंदु आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा, और जिससे निकलते हुए प्रतीत होगी वो वास्तविक वस्तु की तरह। आए क्लियर? जिससे प्रकाश किरणें निकल रही है वो वास्तविक वस्तु, जिस पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है वो आभासी वस्तु। ठीक है ना? चलिए, ये इसलिए बताया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का जो यूज हम इसमें करने वाले हैं डेरिवेशन में। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसका पहले तो किरण आरेख हम समझे, है ना। तो यहाँ पर दो लेंस L1 L2 को हमने संपर्क में रखे हुए दिखाए हैं, जिनके प्रकाशीय केंद्र को हमने O1 और O2 से दिखाया है, और इसके लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु वस्तु L1 की तरफ रखी हुई है ना। हमने मान लिया बिंदु वस्तु O ऐसे रखी है, ठीक है। तो इससे चलने वाली दो किरणें हमने ली। पहली किरण जो कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के प्रकाशीय केंद्र से जा रही है दोनों लेंस के। तो हमें पता है प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए जाएगी। तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए इस तरह से चली जाएगी, है ना। एक किरण ये हो गई। ओके, अब दूसरी किरण पहले लेंस पर आपतित हुई, पहले पर। अब पहला लेंस क्या करेगा, उस प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित कर देगा, है ना। पहला लेंस क्या करेगा, उस प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित कर देगा ऐसे। जैसे ये प्रकाश किरण ऐसी जाती है ना। तो हमें पता है कि लेंस उसको ऐसे नहीं जाने देगा, ऐसे, है ना। वो उसको अपने मार्ग से विचलित कर देगा। हमें पता है कि लेंस का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग नेचर है उसका। ओके, तो ये लेंस इस प्रकाशीय किरण को अपने मार्ग से मोड़ देता है ना, ऐसे। अपवर्तन के कारण ये घटना होगी, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये प्रकाश किरण इस तरह से मुड़ गई, ओके, और ऐसे आके मिल गई यहाँ, ठीक है, ऐसे और ऐसे आके मिल गई। ठीक, अब ये देखो पहले लेंस के थ्रू देखना है ना। अभी दूसरे लेंस ने अपना वर्क क्या किया है वो हम नहीं बता रहे। अभी मान लो आप दूसरा लेंस है ही नहीं यहाँ पे, दूसरा लेंस नहीं होता तो क्या होगा यहाँ पर कि जो पहले लेंस ने प्रकाशीय किरण को मोड़ा है ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ से, तो पहला लेंस जितना मोड़ देता प्रकाश किरण उसी तरह सीधी चली जाती थी। उसके बाद मान लो दूसरा लेंस है ही, दूसरा लेंस नहीं होता तो पहली किरण भी यहाँ आ जाती सीधे, दूसरा लेंस उसे बाद में और मोड़ेगा। तो अब मान लो कि दूसरा लेंस नहीं है, L2 नहीं है, एब्सेंस मानो, उसको अनुपस्थित मानो, तो क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण यहाँ जाकर मिलेगी। तो अगर हम पहले लेंस की कंसीडर करें तो पहला लेंस प्रकाश किरण को यहाँ मोड़ देगा। तो पहले लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बना, I डैश पे। ओके, मान लो पहले लेंस के सामने वस्तु O है ना, इससे प्रकाश किरण निकल रही है। ओके, प्रकाश किरण निकल रही है और लेंस पर आपतित हो रही है, तो ये उसके लिए वास्तविक वस्तु है, वास्तविक वस्तु है। अब पहले लेंस ने प्रकाश किरण को ऐसे मोड़ दिया तो ये यहाँ जाकर मिली और ये किरण इधर जाकर मिली, है ना। दोनों किरणें I डैश में मिल गई, तो वहां पर क्या बन जाएगा, जो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहले लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बना, I डैश पर, ठीक है ना। अब दूसरा लेंस भी है ना, दूसरा लेंस भी है, तो दूसरा लेंस क्या करेगा, अब मान लो कि दूसरा लेंस भी आ गया, तो पहला लेंस लाइट रे को यहाँ भेज रहा था प्रकाश किरण को, दूसरा लेंस उन्हें वहां नहीं जाने देगा, दूसरा लेंस भी तो कुछ ना कुछ मोड़ेगा। तो उस दूसरे लेंस ने मान लिया प्रकाश किरण को यहाँ मोड़ दिया ऐसे, ये दूसरे लेंस ने प्रकाश किरण को और मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे, है ना। तो प्रकाश किरण यहाँ आकर मिली अंत में, दोनों लेंस के कारण प्रकाश किरण अंत में कहाँ आकर मिली, इस बिंदु को I को लिया। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, I पर, और ये अंतिम प्रतिबिंब कौन से लेंस के कारण बना है, दूसरे लेंस के कारण, है ना, ये दूसरे लेंस के कारण बना। यही से आप I1 I2 भी लिख सकते हो। पहले लेंस का प्रतिबिंब I1 यहाँ बन गया, दूसरे लेंस का प्रतिबिंब I2 यहाँ बन गया, या I डैश से दर्शा दो, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर
क्या नोट किया हमने, पहला लेंस होता अकेला होता सिंगल होता तो पहला लेंस यहाँ इमेज बनाता आई डैश पर। ओके, तो पहले लेंस के लिए इमेज कौन हो गई, प्रतिबिंब कौन हो गया, आई डैश। तो फिर पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, वी डैश। ठीक है, वस्तु तो u है ना, u। ओके, ध्यान रखें हम यहाँ चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं कर रहे। चिन्ह परिपाटी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लेंस की इधर वाली सारी दूरियों को माइनस में दर्शाते हैं, इधर वाली दूरियों को प्लस में दर्शाते हैं, ऊपर वाली दूरियां पॉजिटिव में लेते हैं, नीचे वाली दूरियां नेगेटिव में लेते हैं। लेकिन हम यहाँ चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं कर रहे है ना, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे उसका रीजन हम आगे बताएंगे। तो हम यहाँ u को सिर्फ u बताएंगे, माइनस u नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर वाली दूरियां तो हम माइनस चिन्ह में लेते हैं, तो फिर यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हमने यहाँ भी चिन्ह परिपाटी उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आगे रीजन बताएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया किरण आरेख, है ना। तो दूसरे वस्तु ने, दूसरे लेंस ने प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, आई पर बना दिया। तो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, v। ओके, ये वस्तु अंतिम प्रतिबिंब v पे बना। ध्यान रखना तो यहाँ पर ये जो दूरियां हम बताते हैं, है ना, u v ये सब, ये प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है लेंस के। चित्र में देखना भले ही हम लेंस के पृष्ठ से दिखा रहे हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन ध्यान रखिए कि सारी सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है ना, छोटी छोटी बातें। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं जो, है ना। अब हमें यहाँ करना क्या है, तो हमें कंबाइन फोकल लेंथ निकालना है। जो कंबाइन फोकल लेंथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंबाइन पावर निकालना है ना। तो उसकी स्टेप ध्यान रखना, डेरिवेशन बहुत ही आसान सा है, छोटा सा है ना। करना क्या है वो दिमाग में बैठा लो। तो हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला, है ना। और लेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम पहली की फोकल लेंथ निकालेंगे, है ना। लेंस फॉर्मूला ये हमने पढ़ा है। तो इस लेंस फॉर्मूले की इस यूज करते हुए, है ना, हम पहले लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे। पहले लेंस की फोकल लेंथ, उसके लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी रखेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर f1, और ये आगे ऐसे, इसको हम देंगे समीकरण 1। फिर किसके लिए देखेंगे यही बात, दूसरे लेंस के, लेंस फॉर्मूला लगाओगे दूसरे लेंस के लिए और उसकी फोकल दूरी निकालेंगे। मतलब पहले लेंस की फोकल दूरी निकालना है लेंस फॉर्मूला लगा के, दूसरे की फोकल लेंथ निकालना है फोकल लेंथ लेंस फॉर्मूला लगा के। फिर वही जो उसके लिए दूरी क्या होगी, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी मान रखोगे। इससे हमारा है ना समीकरण 2, दोनों समीकरण को ऐड कर देना है। कंबाइन फोकल लेंथ निकालना है ना, जोड़ना है दोनों को, तो जोड़ देंगे। यहाँ पे दोनों की फोकल लेंथ कंबाइन निकालनी है तो जोड़ देंगे। क्या किया हमने, समझ में आया। स्टेप करना क्या है आगे, ये किरण आरेख हमको समझ में आ गया। अब आगे यहाँ से क्या करते जाना है, तो हम पहले लेंस की फोकल दूरी निकालेंगे लेंस फॉर्मूला लगाकर, उसको दे देंगे समीकरण 1। फिर दूसरे लेंस की जो फोकल दूरी निकालेंगे लेंस फॉर्मूला लगाकर, उसको दे देंगे समीकरण 2। दोनों को जोड़ देंगे और जो कैंसिल हो रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है, कट रहा है, चिन्हों के आधार पे सॉल्व करके इसका मान निकल के आ जाएगा, ये सूत्र आ जाएगी हमारे पास। ओके ना, चलिए ये तो स्टेप की वीडियो है ना, ये जो मैंने आपको बताया है ना, इसी को फॉलो करना है, दिमाग में ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लेंस के लिए। तो पहले लेंस के लिए फोकल दूरी क्या है, f1, है ना। फिर उसके लिए वस्तु कौन है, मतलब हम उस थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पहले लेंस की वस्तु कौन, प्रतिबिंब कौन, वस्तु की दूरी कौन, है ना, प्रतिबिंब की दूरी कौन, ये बात है। तो फोकस दूरी हो गई f1, वस्तु कौन है उसके लिए o, प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा वो आई डैश। सिर्फ पहले के लिए, दूसरे को मालूम मत अभी, तो पहला यहाँ मिलाएगा लाइट को, प्रतिबिंब हो गया आई डैश। वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु है u, प्रतिबिंब की दूरी हो गई v डैश, है ना। अब यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। तो पहले लेंस की फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी कहां से, लेंस सूत्र। ओके, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र हमारे पास होता है क्यों, है ना, 1/f 1/v
माइनस 1/u, है ना। ये लेंस सूत्र है, सूत्र रखा अभी हमने, मतलब यहाँ होता है 1/f फोकस दूरी। तो पहले लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो गई, है ना, f1। यहाँ v क्या दर्शाता है हमको, प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, v डैश, v डैश। और u क्या दर्शाता है, वस्तु की दूरी। तो पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी u ही है। इसको दे दिया हमने समीकरण 1। ओके, ये आ गया। फिर इसी तरह से दूसरे लेंस के लिए लिख देंगे, है ना। ये ऐसा लिख देना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कौन से लेंस के देख रहे हैं, है ना, दूसरे लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस के लिए भी वही पैरामीटर्स लिख दो पहले, है ना, वस्तु कोण, प्रतिबिंब कोण, है ना। तो फोकस दूरी f2, ओके। और उसके लिए वस्तु कौन है ना, वस्तु कौन है उसके लिए, ये है जो उसके लिए वस्तु, है ना, ये। क्योंकि क्या कहा हमने, अब उसके लिए वस्तु कौन, देखना, पहला लेंस ये है, ओके, और पहले लेंस पे प्रकाश किरण यहां से आई, ओके। अब इसने क्या किया, इसने प्रकाश किरण को ऐसा मोड़ दिया, ठीक है। अब अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो प्रकाश किरण ऐसे चली जाती, ठीक है। लेकिन दूसरा लेंस है, यहां दूसरा लेंस है, ठीक है ना, ये दूसरा लेंस ये है। तो पहले लेंस ने क्या किया, दूसरे लेंस पर प्रकाश किरणों को ऐसे मोड़ दिया, ऐसे, ओके। तो अब दूसरे लेंस पर आपतित होने वाली किरण कौन सी है, ये वाली है कि ये वाली है। दूसरे लेंस पर आपतित होने वाली किरण ये नहीं है, उस पर आपतित होने वाली किरण कौन सी है, ये वाली। पहले ने अपना काम खत्म कर दिया, जो पहले ने क्या किया, प्रकाश किरण को ऐसे मोड़कर दूसरे पर छोड़ दिया। अब पहले वाले का काम खत्म, यहां से पहले वाले का काम खत्म मानो, जब वहां से उसको हटाई दो यहां से, है ना। अब दूसरे पे आपकी किरण ये रह गई बस, है ना, ये पहले वाले को हटाई दो। इसने क्या किया, इसने प्रकाश किरण को इस पे मोड़ के, ऐसा मोड़ के छोड़ दिया। अब उसका काम खत्म। अब दूसरे पर आपतित होने वाली किरण ये है, दूसरे पर ये क्या है, आपतित किरण। दूसरे पर आपतित किरण ये नहीं है ना, तो उस पे आपतित ये हो गई, ओके। अब दूसरे पे जो आपतित होने वाली किरण है वो कहां जाके मिलते हुए दिख रही है हमको, कहां जाके मिलते हुए दिख रही है, आई डैश पे, ये वाली देख रहे हैं ना। इसको अभी, है ना, मानो ही मान लीजिए कि ये दूसरा लेंस हमारा रखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर इसको अगर आप एब्सेंट मानो तो दूसरे पर आपतित होने वाली किरण ये है, पिंक कलर से जिसको हमने दर्शाया, जो दूसरे पर आपतित होने वाली किरण ये है। तो दूसरे पर जो किरण आपतित हो रही है वो कहां जाकर मिल रही है, आई डैश पर, ये मिल रही। तो हमने अभी पढ़ा कि आपतित होने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर आते हुए प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, वो बिंदु कौन सा, क्या काम करता है, किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का, है ना। अभी हमने देखा वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु। तो जिस बिंदु पर प्रकाशीय किरणें मिलते हुए प्रतीत हो, आपतित किरणें जिस पर आती हुई प्रतीत होगी वो आभासी वस्तु होगा, है ना। तो दूसरे पर आने वाली किरणें, दूसरे लेंस पर आने वाली किरणें किस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, आई डैश पे, तो ये आभासी वस्तु हो जाएगा उसमें। तो वस्तु आई, है ना, वस्तु कौन होगा इसके लिए, आई डैश होगा। लिखना चाहते हो आभासी बिंदु, आभासी वस्तु, ओके। और प्रतिबिंब कौन होगा इसके लिए, है ना। तो ये उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो उस पर आपतित होने वाली किरण को वो ऐसे मोड़ देता है, मतलब ये आपतित किरण ये है और ये अपवर्तित किरण है, ऐसे ही मोड़ने वाली। तो यहाँ अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उसका, ये वाला प्रतिबिंब कौन हो गया, आई, ओके ना। प्रतिबिंब कौन हो गया बेटा, उसके लिए आई हो गया, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, है ना, यहाँ रियल में मिल रहा है क्योंकि, ठीक है ना। अब वस्तु की दूरी इससे भी लिख दो, वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी, वस्तु कौन है इसके लिए, आई डैश है, तो ये हो गया वी डैश। फिर प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी कौन होगी इसके लिए, प्रतिबिंब की दूरी ये v, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी ये हो गई, है ना, v लिखना उसको। फिर तब
यहाँ पर दूसरे लेंस की फोकस दूरी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, है ना। और क्या हो जाएगी फिर ये लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र अब लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार एक बार ऊपर लिख दिया है तो यहीं से देखो क्या हो जाएगा। लो लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/, फोकस दूरी। तो 1/, फोकस दूरी क्या है, दूसरी की फोकस दूरी f2, है ना। क्या है दूसरी की फोकस दूरी f2। फिर 1/v, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब इसके लिए कौन है, v ही है ना, ये प्रतिबिंब की दूरी। फिर यहाँ पर वो -1/u, u क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी u ही है। अब यहाँ देखें बच्चों, हमने इसमें चिन्ह उपयोग क्यों नहीं किया, चिन्ह क्यों नहीं उपयोग किया, तो ध्यान दो, हमने इससे पहले लेंस सूत्र निकाला है। लेंस सूत्र में हमने चिन्ह रखे थे पहले, है ना। लेंस सूत्र हमने पढ़ा है ना इससे पहले, तो हमने लेंस सूत्र में ये सब चिन्ह रखकर ये समीकरण निकाला है। ओके, तो अब हम कोई नया समीकरण नहीं कर रहे हैं, हम नया डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा मान लो कि हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जैसे हमने पहले F1 M ये सब किसके साथ उपयोग किए हैं, चिन्हों के साथ उपयोग करके ये समीकरण निकाला। अब हम ऐसा मानो कि हम उसी समीकरण को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर से थोड़ी चिन्ह रखेंगे, ओके ना। इसलिए हमने यहाँ चिन्ह नहीं रखा, ठीक है। ये उसका रीजन है कि चिन्ह परिपाटी नहीं ले रहे हैं। ऐसा मान लो आप, जैसे हमने लेंस सूत्र डायरेक्ट लिखा, तो ये लेंस सूत्र हम यहाँ निकालते हुए भी आते हैं। लेंस सूत्र निकालते हुए आते तो कहाँ पहुंचते अंत में, यहाँ पे। और यहाँ ये कैसे आता, चिन्ह रखने के बाद आया हुआ है, फिर उसे आगे बढ़ाते, तो आगे बढ़ाते टाइम फिर से थोड़ी चिन्ह रखेंगे ना, है ना, इसलिए। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब यहां से एक ना, इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी लेंस सूत्र से 1/v, है ना, ये हो गया। और दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी कौन है, वस्तु की दूरी v डैश है, हमने यहाँ u डैश लिख दिया, तो वस्तु की दूरी इसके लिए v डैश। ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको परिणामी निकालना है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे हम, है ना। तो हमको यहाँ पर परिणामी फोकस दूरी और क्षमता मिल जाएगी, ठीक है। चलो हम यहाँ देखते चले, यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, दोनों की LHS में RHS में, तो ये पहला 1/F1 और प्लस 1/F2, है ना। इधर क्या होगा, पहले की RHS 1/v डैश माइनस 1/u प्लस दूसरे की RHS 1 मतलब, है ना, 1/v माइनस 1/v डैश, ये v और v डैश, ठीक। तो यहां से ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, प्लस और माइनस, है ना। अब यहां बचा 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है, 1/u प्लस 1/v, एक मिनट, ये माइनस है ना, ये माइनस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे हम, ये चल यहीं लिख देते हैं, स्टेप नहीं बढ़ाना, है ना। ये 1/v है, ओके, और ये माइनस 1/u, इसको यहाँ आगे लिख दिया, ठीक है। अब यहां देखें जो, यदि, ठीक है, संयुक्त, है ना, फोकस दूरी, यहाँ पर जो हमने क्या किया, संपर्क में जो लेंस रखे हैं, अब अगर हम इसको एक ही लेंस मान लो, ये एक ही लेंस मान लो, और इसकी परिणामी फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी f मान लो, है ना, तब क्या होगा, यदि संयोग मतलब जो जोड़ के रखा है संयोग की, ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी मतलब संयोग मतलब उनका कॉम्बिनेशन, संयुक्त फोकस दूरी f व क्षमता, अब इतने लिखो, फोकस दूरी f है, ओके। अब मान लो जो कि वो लेंस हमारा, है ना, एक परिणामी लेंस की तरह ही बिहेव करेगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो अलग अलग प्रकाश करने आएगी, यहाँ जाएगी, क्या जाएगी,
परिणाम तो एक ही मिलेगा, प्रतिबिंब तो एक ही मिलेगा, मतलब वो लेंस जो है वो हमारा एक कंबाइन की तरह ही बिहेव करेगा, संयुक्त की तरह। तो संयुक्त फोकस दूरी एक ही लेंस की तरह बिहेव करेगा वो, है ना। तो यहाँ पर संयुक्त फोकस दूरी हमने बोल दिया एफ है। ओके, अब तब लेंस सूत्र से, है ना, लेंस सूत्र से संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब हमने परिणामी फोकस दूरी f मान ली। अब आप मान लो अलग अलग लेंस मत समझो उसको, आप अलग अलग लेंस नहीं समझो, तो अलग अलग लेंस नहीं समझे, एक ही लेंस समझ लो उसको, है ना, जिसका परिणामी फोकस दूरी f है। इसके सामने ये वस्तु रखी है ना, ये वस्तु है, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है, I पर, है ना, I पर। प्रतिबिंब एक ही बना होगा I पर, वो तो हमने अलग अलग लेंस के थ्रू यहाँ दर्शाया है। अब आप मान लो कि वो एक ही लेंस होता तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता, I पर। तो ये वस्तु की दूरी उसके लिए u है, कॉम्बिनेशन के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, और संयुक्त फोकस दूरी f। तो तब यहाँ पर जो है ना, लेंस सूत्र से संयुक्त फोकस दूरी हो जाती है 1/f। ये लेंस सूत्र है हमारा, है ना। फोकस दूरी के लिए परिणाम फोकस दूरी आ जाएगी, बटे में क्या कौन आएगा, बराबर में 1/v, बस प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब उसके लिए v ही है, माइनस वस्तु की दूरी u ही है ना, ये कॉम्बिनेशन के लिए। अब इसको हम समीकरण दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 3, इसको दे देते हैं समीकरण 4। ओके, अब समीकरण 3 और 4 से देखो, 3 व 4 से 3 और 4 की तुलना करो, तो 1/v माइनस 1/u किसके बराबर है, 1/f के, है ना। तब हमारे पास 1/f किसके बराबर आ गया, दोनों की तुलना करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर होगा 1/f के, ये आ गया f1 प्लस 1/f2। ओके, है ना, ये जो, या इसको तिर्यक गुणा करके लिख दो, तो तिर्यक गुणा करके लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये f1 प्लस f2, है ना, f1 प्लस f2 ये आएगा। कैसे आया समझे, तिर्यक गुणा मुझे छोटा सा समझ में आ जाएगा, या फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये ऐसा है 1/f1 प्लस 1/f2, तिर्यक गुणा करोगे इसका तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा f1 प्लस f2, बटे में गुणा होगा f1 प्लस f2, है ना, और इधर क्या बचेगा 1/f। जब f को पलटाओगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो f1 f2 ऊपर आ जाएगा ऐसा, है ना। ये चलो अंडरस्टूड है बेटो, हाँ ऐसा करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये हो गया संयुक्त फोकस दूरी, है ना। अब यदि संयुक्त क्षमता, है ना, संयोग की संयुक्त क्षमता P हो, तब ये जो समीकरण आया है बेटो हमारे पास, है ना, 1/f 1/f1 1/f2। इस समीकरण को अगर आप ध्यान दो, कैसा समीकरण दिख रहा है, 1/f, है ना, हमने भी सूत्र पढ़ा था बेटो, क्षमता किसके बराबर होती है, क्षमता बराबर होती है 1/फोकस दूरी के, है ना। तो यहाँ ये 1/फोकस दूरी मतलब ये क्षमता का मान है, कौन सी क्षमता है, कौन सी फोकस दूरी है, ये संयुक्त फोकस दूरी, तो ये संयुक्त क्षमता है जिसको हम P से दर्शाते। ये किसकी फोकस दूरी है, पहले लेंस की, तो ये पहले लेंस की क्षमता है P1, ये दूसरे लेंस की क्षमता P2, ये आगे बेटा। ओके, तो निकल गया बेटा हमारे पास यहाँ पर संयुक्त क्षमता, है ना, संयुक्त फोकस दूरी। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, अब ध्यान दो, सूत्र तो निकल गया यहाँ से, कुछ बातें और ध्यान दें। संयुक्त क्षमता बढ़ गई है ना, बढ़ गई है ना, और फोकस दूरी घट गई है, संयुक्त फोकस दूरी घट गई है। डेफिनेटली तो यहाँ पर हमको संबंध पता ही है यहाँ कि क्षमता और एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हमने बोला तो यहाँ पे कि अगर संयुक्त क्षमता बढ़ जाएगी तो फिर फोकस दूरी घट जाएगी, उसको हम चित्र इससे भी समझेंगे किरण आरेख से, है ना। तो अब यहाँ देखो जो कि एक तो ये पहली बात, आपको ये समीकरण देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए था कि परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ा है। हमेशा याद रखो जो
ठीक है ना। हमेशा याद रखो कि जब भी हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं, जैसे मान लो आप 3 और 4 को डायरेक्ट जोड़ रहे हो, है ना। आपने 3 और 2 को जोड़ा, 3 + 2 ये 5 हो गया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, है ना। तो परिणाम ही बढ़ जाता है। ये नियम है जो गणित के नियम है, यहाँ आपको याद होनी चाहिए। ये सारी बातें पता भी होगी वैसे कई बच्चों को, फिर भी एक बार बता देता हूँ, है ना। अगर हम दो संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ते हैं तो उनका योग बढ़ जाता है, और अगर उनके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो घट जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो इनको हमने जोड़ा, घटाया जोड़ा, है ना, और उसके जोड़ को हमने r से बता दिया, तो यहाँ 1/3 1/2। इसको अगर आप जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, सॉल्व करोगे तो इसका मान घट कर आएगा, तो 1.2 आसपास ऐसा कुछ आएगा। ध्यान रखना है ना, मतलब ये मैथ्स के नियम है। तो अगर आप दो संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ते हो तो उनका मान बढ़ जाता है परिणामी, और उनके व्युत्क्रम को जोड़ते हो तो घट जाता है। अब ये देखो, जैसे हमारे पास फोकस दूरी है ना, पहले की फोकस दूरी 3, दूसरे की फोकस दूरी 2। अगर आप इनको डायरेक्ट जोड़ देते तो फोकस दूरी बढ़ जाती, लेकिन हमारे पास परिणामी फोकस दूरी कितनी आई है, 1 है ना f1 + f2। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे 1/3 + 1/2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 5, को 3 गुणा करने के बाद बटे में आ जाएगा 6, 1/f। तो f का मान कितना हुआ यहाँ से, उसका व्युत्क्रम कर दो, 6/5, ऐसा आया ना, 6/5। ओके, 6/5 आया। तो अगर आप इसको भाग दोगे कितना आएगा, 1.2 आया। मतलब क्या समझे आप, परिणामी जो है वो घट गया। मतलब आपने 2, 3 और 2 को जोड़ा यहाँ पे और फोकस दूरी निकाली तो 1.2 आंसर आया, है ना। मतलब व्युत्क्रम, आप जब भी दो संख्याओं को व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे आंसर हमेशा कम होकर आएगा। कितना कम होगा, दोनों में से हम एक क्या देंगे, जो एक रेफरेंस भी देते हैं कि, है ना, मतलब क्या निकला हमारा कि परिणामी फोकस दूरी घट जाती है। तो घटकर कितनी हो गई, तो हम एक तुलनात्मक यहाँ पर बताते हैं। हम क्या कहेंगे, दोनों में से जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी फोकस दूरी से भी कम हो जाएगी। परिणामी फोकस दूरी दोनों लेंस में से जिस छोटी फोकस दूरी के से भी छोटी हो जाएगी। जैसे समझे हम, ये पहले लेंस की फोकस दूरी 3, दूसरे की 2, मतलब दोनों फोकस दूरी में छोटी कौन है, यहाँ पर 2 है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा। मतलब परिणामी फोकस दूरी छोटी फोकस दूरी से भी कम हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे आप 5 और 3 लिखते हैं, 5 और 3, तो हमारा आंसर किससे कम आता, 3 से। अगर हम यहाँ, है ना, 7 और 4 लिखते हैं तो आपका आंसर किससे कम आता, 4 से। ओके, ये गणितीय रूप से हमने समझा कि फोकस दूरी घट जाती है और क्षमता क्या हो जाती है, क्षमता बढ़ जा रही, दिख रहा है यहाँ पे। जैसे पहले की क्षमता 3, दूसरे की क्षमता 2, तो क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई ना, तो क्षमता बढ़ रही है। और ध्यान दो, आप चित्र इससे समझो, वो तो सूत्र से समझे आपने, है ना। क्या होगा, है ना, ये एक लेंस है, जो ये एक लेंस है, इस लेंस पे प्रकाश किरण आपतित हुई, अकेला सिंगल लेंस है ना। इसने प्रकाश किरण को यहाँ फोकस कर दिया, कितने सेंटीमीटर पे, मान लो 10 सेंटीमीटर पे, है ना, 10 सेंटीमीटर पे फोकस कर दिया। ओके, अब अगर हम यहाँ एक लेंस और इसके सामने लाके रख देते हैं, है ना, इसी लेंस के सामने एक दूसरा लेंस और रख देते हैं, तो दूसरा लेंस क्या करेगा, ये पहली किरण जो जा रही थी उसको वो ऐसे नहीं जाने देगा। जो पहली किरण कहाँ जाने वाली थी, 10 सेंटीमीटर पे जाने वाली थी, वो 10 पे नहीं जाने देगा उसको। क्या कर देगा, वो भी तो कुछ ना कुछ मोड़ेगा ना। जैसे ये 10 पे जा रही थी, 10 पे नहीं जाने देगा उसको, क्या करेगा, मोड़ देगा। तो जैसे दूसरा लेंस आपने रख दिया यहाँ, तो उसको यहाँ मोड़ देगा, तो प्रकाश किरण पास में ही मिल जाएगी। पास में मिल गई तो फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई, है ना, फोकस दूरी घट गई। चित्र इससे समझना, तो फोकस दूरी घट गई ना। परिणामी किरणें अगर पहला अकेला लेंस होता तो यहाँ मिलती, तो ये फोकस दूरी ये होती, लेकिन 2 लेंस है तो यहाँ मिल गई, मतलब पास में मिल गई, तो फोकस दूरी कम हो गई। ओके, और क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। क्षमता मतलब क्या, उसकी मोड़ने की क्षमता किसको बताती है, प्रकाश किरणें की। प्रकाश किरण जितनी मोड़ती है लेंस से, उसकी
विचलन की माप को बताती है, वो कितना मोड़ेगा कितना विचलन करेगा। ओके, तो जैसे मान लो एक अकेला लेंस है यहाँ पर, है ना, इस लेंस पे प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ऐसे। ओके, तो इसने प्रकाश किरण को यहां मोड़ा, इस तरह से यहां मोड़ दिया, ये उसका एक विचलन है ना। पहले लेंस ने डेल 1 मोड़ दिया उसको। ओके, फिर दूसरा लेंस भी रख दिया हमने, तो दूसरा लेंस और मोड़ देगा उसको, ऐसे नहीं जाने देगा, यहां मोड़ देगा, तो इसमें और विचलन आ गया। पहले वाले मार्ग से डेल 2 का विचलन आ गया, है ना। ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, इसने और विचलन कर दिया उसमें, तो कुल विचलन कितना हो गया, है ना। प्रकाश किरण क्या हो गई, 2 बार मुड़ी, 2 बार मुड़ी भी। अब सिर्फ प्रकाश किरण का मार्ग देखो, ये ऐसे जा रही थी, है ना, ऐसे जा रही थी, लेंस नहीं दिखा रहे, पहले लेंस ने ऐसा मोड़ दिया, कितना विचलन, डेल 1, मतलब 90 या मान लो 60 अंश से मोड़ दिया, 60 से। फिर दूसरे लेंस ने क्या किया, यहां से और मोड़ दिया, यहां से और मोड़ दिया उसको, कितना मोड़ दिया, मान लो 30 अंश। तो प्रकाश किरण कितनी मुड़ गई, प्रारंभिक दिशा से कितनी मुड़ गई, ये होगी ना, ये परिणामी हो गया उसके, ये 90 हो गया, पहले से 30, दूसरे से 30, 90 पे मुड़ गई। ओके, ऐसे तो विचलन जुड़ जाता है, विचलन मुड़ जाता है, बढ़ जाता है, विचलन बढ़ जाएगा मतलब क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से सही, जब हम लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं जो, है ना, 2 लेंसेस को, तो कांटेक्ट में रखने पर उनकी संयुक्त फोकस दूरी घटती है, क्षमता बढ़ती है ना। और ये उसका समीकरण भी हमने निकाल दिया। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चों, है ना, अब हम इसकी कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं कि जैसे अगर हम 2 लेंस को रख रहे हैं जो, है ना, 2 लेंस को कांटेक्ट में रख रहे हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, हमारे पास स्थितियां क्या हो सकती है कि दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों लेंस कॉन्केव हो सकते हैं, है ना, दोनों उत्तल हो सकते हैं, दोनों अवतल हो सकते हैं, या एक अवतल या एक उत्तल। तो फिर परिणामी फोकस दूरियां क्या बनेगी या क्षमता क्या होगी, है ना, और वो कैसे व्यवहार करेंगे वो हम देखना चाह रहे हैं उसकी विशेष स्थितियों में, है ना। तो पहली स्थिति मान लीजिए यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, है ना, तो दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, मतलब जो हमने संपर्क में रखे हुए लेंस कहे हैं ऐसे, है ना, अभी हमने चित्र इन्हीं के लिए बताया था। तो इस स्थिति में क्या होगा तो यहाँ पर कि, है ना, इनकी फोकस दूरियां क्या हो जाएगी, तब लेंस की फोकस दूरियां, है ना, यह परिणामी फोकस दूरी, ओके, कितनी रहेगी, चलिए इसको यहाँ देखते हैं, तो लेंस की फोकस दूरियां, ओके। तो पहले की है तो F1, है ना, चिन्ह पे ध्यान दें, दोनों लेंस तो कैसे हैं, उत्तल लेंस है, तो हमें पता है यहाँ पर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है, जो, है ना, पहले लेंस दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक रहेगी, तब, है ना, F1 भी क्या होगा, F1 का चिन्ह भी प्लस F1 ही रहेगा, क्योंकि पहला लेंस, है ना, वो भी उत्तल है तो उसकी धनात्मक ही रहेगा। F2, ये F2 भी धनात्मक, क्योंकि दूसरा लेंस भी हमारा क्या ही है, उत्तल लेंस है ना, ठीक है ना। ये लेंस की क्या होगी, जो फोकस दूरी है, ओके। अब तब संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी, तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र वही रहेगा, है ना, क्या है संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, 1 ये F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, क्योंकि चिन्ह दोनों के वही है, धनात्मक ही है, तो क्या ही रहेगा हमारा, धनात्मक, ओके। धनात्मक से मतलब क्या, ध्यान रखना बच्चों, हमने क्या पढ़ा है कि फोकस दूरी धनात्मक हो सकती है, धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की, है ना, तो ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो अगर हमारे पास परिणामी फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी धनात्मक बचे, तो इसका मतलब जो हमारा संयुक्त लेंस है वो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। अगर हमारी संयुक्त फोकस दूरी ऋणात्मक हो रही है तो इसका मतलब संयुक्त लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा, है ना, ये ऐसा है, इससे हमारा निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें जो क्या हो गया हमारे पास F1 F2, मतलब यहाँ पर क्या लिख दोगे आता,
यहाँ नोट में यहाँ डाल देता हूँ जो उसका, ठीक है, क्या आ जाएगा अतः संयुक्त लेंस अभी सारी के तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। हमको मालूम है, अभी हमने चित्र इसी का चित्र देखा था, मतलब पहले लेंस पे प्रकाश किरण आएगी, है ना। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले लेंस पे प्रकाश किरण आएगी, वो उसको दूसरे पे मोड़ेगा, दूसरा फिर उसको ऐसा फैला तो नहीं देगा, दूसरा और उसको किधर मोड़ देगा, प्रकाशिक ये अक्ष की ओर मोड़ देगा। तो परिणामी हुआ क्या, दोनों ने प्रकाश किरण को अक्ष की ओर ही मोड़ा है, अक्ष की ओर मोड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी किरणें आएंगी जो है ना, इधर वाली किरणें ये भी अक्ष की ओर मुड़ेंगी, इधर वाली किरणें ये भी अक्ष की ओर मुड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर फोकस होगी, और ऐसे को फिर हम अभिसारी बोलते है ना। तो दोनों लेंस अगर हमारे क्या हो, उत्तल लेंस हो जो, तो मिलकर भी वो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेंगे, कॉम्बिनेशन भी उत्तल लेंस ही रहेगा, वो लाइट रेस को कंबाइन ही करेंगे, ठीक है ना। ओ सॉरी, लाइट रेस को कन्वर्ज ही करेंगे, लाइट रेस को अभिसरित ही करेंगे, तो अभिसारी की तरह ही व्यवहार करेगा, तो ठीक है ना। ये हमारा निष्कर्ष, ठीक। छोटी छोटी सी बातें हैं। दूसरा है, यदि दोनों, ठीक, अब यहाँ फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है, मतलब चिन्ह देखना हमको यहाँ पर उनकी फोकस दूरियों के। ये F1 क्या हो जाएगा, दोनों भी अवतल है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये माइनस क्या आएगा, ऋणात्मक, है ना। F2 भी माइनस F2 रखेंगे, मतलब F1 F2 की जगह हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ रख देंगे उनको, ठीक है ना। अब यहां जो, तब संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, F बराबर हो गया, चिन्हों के साथ अगर आप रख रहे हो जो, है ना। तो पहले तो हम यहाँ रख देते हैं जो सूत्र है हमारे पास, F1 F2, है ना। ये सूत्र में अभी सूत्र लिखा हमने, ओके, यहाँ कुछ हमने मान नहीं रखे। F, अब देखो ये आप इसको माइनस रखोगे, इसको भी माइनस रखोगे, है ना। यहाँ पर F, ये F1 है ना, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो F1 ये माइनस हो जाएगा, F1 प्लस F2 भी माइनस हो जाएगा, ओके। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे F1 F2 ये ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, F1 F2 प्लस हो गए, दोनों माइनस माइनस इंटू प्लस। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो F1 प्लस F2 बचा, है ना। F माइनस कॉमन ले लिया, F1 प्लस F2 बचा, तो परिणामी क्या हो गया, ये F1 F2 F1 प्लस F2, है ना। परिणामी जो क्या आ गया, ऋणात्मक, ओके, ऋणात्मक आया। इसका मतलब क्या हुआ कि, है ना, नोट में डाल दोगे यहाँ पर, अतः ओके, मतलब अगर दोनों ऋणात्मक ऐसे, मतलब अब सारी तरह व्यवहार करने का मतलब क्या होगा, पहले लेंस जो पहले है ना, इस पे प्रकाश किरण आपतित हुई, पहला लेंस उसको थोड़ा सा फैला देगा और दूसरे पे फैला के आपतित करेगा, है ना। पहले से भी कुछ अपवर्तन हुआ यहाँ पे, है ना, उसने प्रकाश किरण को फैला दिया, फिर अंत में जो बाहर अगला लेंस रहेगा वो भी फैला देगा, है ना। तो परिणामी जब प्रकाश किरण निकलेगी तो वो फैल कर ही निकलेगी, दूर ही हटेगी मुख्य अक्ष से, इसका मतलब वो अपसरित कर रहा है उनको, ठीक है ना, ये वाली स्थिति हो जाए, ठीक है। अब तीसरी स्थिति यहां ले लें हम, या तो दोनों उत्तल हो गए, दोनों उत्तल हो गया, एक अवतल या एक उत्तल होगा, ये तीन स्थितियां संभव है हमारे पास। तो यदि प्रथम लेंस उत्तल और द्वितीय लेंस अवतल हो, ठीक है, तब
यहाँ पर मतलब ऐसा मान लो, ये ऐसा, ठीक है, ऐसे रखे हुए, तब F1 है ना, F1 का मान जो क्या हो जाएगी, फोकस दूरियां, ठीक है, F1। ओके, अब F1 मतलब पहला लेंस हमारा उत्तल है ना, उत्तल, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आएगी। ओके, फिर अगला है हमारे पास F2। F2 मतलब दूसरे लेंस की फोकस दूरी, तो दूसरा अवतल है, तो अवतल की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा तो, तब संयुक्त फोकस दूरी, है ना, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, ये वाला संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, इसमें क्या परिवर्तन आएगा। ओके, तो संयुक्त फोकस दूरी को हम लिख रहे हैं F1 F2, अभी तो सूत्र लिख रहे हैं ना, F1 प्लस F2, ये सूत्र है। अब इसमें मान रखेंगे, है ना, तो F हो गया हमारे पास, F1 क्या है, धनात्मक ही है, F2 क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ माइनस F2 लिख देंगे। ओके, ऊपर जो F1 धनात्मक है, यहाँ F2 ऋणात्मक, तो F2 ऋणात्मक आ गया, ठीक। अब यहां से हम क्या करते हैं कि हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये ऊपर वाला पद तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस गुना हो जाएगा, तो F1 F2 ये माइनस हो गया। हम नीचे वाले पद से माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब हमको इस सूत्र को धन में बदलना है, सूत्रों को धनात्मक में बदलना है। हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये ऊपर ऋण चिन्ह चलेगा, तो हम ऋण नहीं चाहते, हम धन चाहते हैं यहाँ पे, तो धन के लिए क्या कर दो, ये ऋण कॉमन ले लो, तो ऋण कॉमन ले लोगे आप नीचे वाले इसमें से भी जो पद में से, तो क्या बच जाएगा, F2 धनात्मक हो जाएगा, F1 ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। मतलब क्या करने के लिए किया हमने, ऐसा ऊपर का ऋण हटाने के लिए किया, ये आ गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, F कितना हो गया फिर ये F1 F2 F2 माइनस F1। अब सूत्र ये है बेटा हमारे पास, ओके, ठीक है ना। मतलब यदि प्रथम लेंस उत्तल हो, द्वितीय लेंस, मतलब एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल हो, प्रथम द्वितीय से मतलब नहीं, हम प्रथम इसको मान सकते हैं, उसको मान सकते हैं, सूत्र एक ही जैसे ही आएगा, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर परिणामी हमारे पास ये आया, संयुक्त फोकस दूरी। अब बात ये आती है कि ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, जैसे दोनों उत्तल थे तो दोनों किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे, कंबाइन होकर उत्तल की तरह, दोनों अवतल थे तो दोनों अवतल की तरह ही व्यवहार कर रहे थे, है ना। लेकिन अब एक उत्तल है और एक अवतल, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, है ना, क्या उत्तल की तरह व्यवहार करेगा या अवतल की तरह करेगा, है ना, या कोई लेंस की तरह व्यवहार ही नहीं करेगा। तीन स्थितियां संभव है, तो वो निर्भर करेगा किस बात पर, कि किसकी फोकस दूरी ज्यादा है, उत्तल की ज्यादा है या अवतल की ज्यादा है ना, या दोनों की बराबर है। इस स्थितियों पे निर्भर करेगा उसका व्यवहार। तो हम अगला नेक्स्ट जो वही देखते हैं कि तीन स्थितियां संभव है। अब इसके आगे तीन स्थितियां संभव है कि F1 ज्यादा हो सकता है F2 से, F2 ज्यादा हो सकता है F1 से, या दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों की फोकस दूरी बराबर, एक उत्तल की बड़ी या उत्तल की बड़ी हो सकती है ना। चलिए, तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे कब जो और हम देखते हैं ना। चलिए, चलिए बच्चों, है ना, अब हम उसके और अगले स्थितियां देखते हैं उसमें। जैसे हमने तीसरी कंडीशन यहाँ क्या पढ़ी कि अगर दोनों लेंस अलग अलग हो, ठीक है, जैसे एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस हो, तो उत्तल और अवतल लेंस हो तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ हमने ये निकाली। अब एक उत्तल और एक अवतल लेंस है, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो संयोग है लेंस का, वो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा या अवतल की तरह व्यवहार करेगा, उसको अब हमें समझना है यहाँ पर कि कब अवतल की तरह व्यवहार करेगा, कब उत्तल की तरह, है ना। तो वो उत्तल या अवतल की तरह व्यवहार करेगा, ये निर्भर करेगा जो किस बात पर, उन दोनों की फोकस दूरियों पर निर्भर करेगा, फोकस दूरियों के अंतर पर, कि किसकी अधिक है किसकी कम है ना। ये दोनों की बराबर हो सकती है।
तो तीन स्थितियां संभव है यहाँ पर, या तो उत्तल की फोकस दूरी और अवतल की दोनों की फोकस दूरी बराबर होगी, या उत्तल की अधिक होगी या अवतल की अधिक होगी। उस आधार पर हमारा संयुक्त लेंस क्या करेगा, ठीक है, व्यवहार करेगा। ठीक है, तो चलिए अब उसके आगे के लिए जो हमने यहाँ निकाला था ना तीसरी स्थिति, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक हो, उत्तल की फोकस दूरी हम अधिक मान रहे हैं, है ना, उत्तल की फोकस दूरी अधिक, और ध्यान रखें बच्चों कि जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है ना, उसकी क्षमता कैसी होगी, कम, और क्षमता कम होगी मतलब वो पतला लेंस होगा। तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं उत्तल लेंस पतला हो, अवतल लेंस मोटा हो। हमने ऐसा लिखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक हो, या उसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि अवतल लेंस पतला और अवतल लेंस मोटा हो, तब, है ना, तब इस स्थिति में। तो ये चित्र से भी दर्शाया अवतल पतला और उत्तल मोटा, है ना। तो यहाँ देखें जो कि अब इस स्थिति में पहले तो गणितीय रूप से समझो, F1 बराबर F2 बराबर है किससे, है ना, F1 बड़ा है F2 से। तब यहाँ पर संयुक्त फोकस दूरी, ओके, संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, है ना, उसका चिन्ह ध्यान दे, ये, ठीक है, F बराबर ये है संयुक्त फोकस दूरी। तो अगर यहाँ F1 बड़ा हो F2 से, F1 बड़ा हो F2 से जो, तो F1 बड़ा है F2 से, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में, है ना। किस पे ध्यान दे, इस सूत्र से, F1 बड़ा हो F2 से, तो आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक में। तो हम यहाँ लिखेंगे F1, ठीक है ना, F1 F2 और F2 बड़ा है, तो F1 बड़ा है F2 से, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो ऋणात्मक में आएगा। जो ऋणात्मक में आने का मतलब क्या, कि जो हमारी फोकस दूरी है ना, जो हमारी फोकस दूरी है कैसे आ रही है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, अभी हमने देखा कि जैसे उत्तल की फोकस दूरी, है ना, कैसी होती है, धनात्मक। अवतल की फोकस दूरी हमें ज्ञात है, ये ऋणात्मक होती है, हमने पढ़ा है इसे, है ना। और समतल प्लेट की फोकस दूरी ये अनंत होती है जो, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ देखें, इससे आंसर हमारा ऋणात्मक में आएगा। तो इससे तो समझ में आएगा कि ऋणात्मक बन गई, मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशन है किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल की तरह। ओके, ये तो चिन्हों से हमने समझा, उसको भी जो किरण आरेख से भी समझा सकते हैं हम। चलो किरण आरेख से भी समझा देता हूँ। जैसे उत्तल लेंस जो हमारे पास एक पतला लेंस है ना, ऐसे किरण आरेख से भी समझ लेते हैं, उत्तल लेंस पतला है, ठीक है। अब इस पे प्रकाश किरण क्या हो रही है, ऐसे आपतित हुई है, तो ये कम विचलन करेगा, पतला लेंस है ना, विचलन कम करेगा। तो ये हमारी जो आपतित किरण है इसकी प्रारंभिक दिशा है ना, ये आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा। मान लेते हैं कि इसने कितने का विचलन किया, कितने का विचलन किया, तो इसने 30 अंश का, है ना, कितने का, 30 अंश का, ठीक है ना। ओके, और मतलब हमने उसको नाम वो दे दिया, मैं सिर्फ 30 लिख रहा हूँ, अंश का चिन्ह नहीं लगा रहा है, जगह का मैं वहां। अब उसके सामने मुझे इधर कोण भी है, साथ में सहयोग में कोण भी रखा है, अवतल, अवतल लेंस रखा है। तो अवतल पे ही प्रकाश किरण ऐसे है, यहाँ आएगी अवतल पे, चलो ज्यादा मोटा बना दिया, ऐसे। ये कितने का कोण मान लो यहाँ पे, 30 का। इसने 30 अंश से मोड़ा उसको। अब अगर अवतल लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाती, है ना, ऐसे चली जाती। लेकिन अवतल है, तो अवतल क्या करता है, प्रकाश किरण को अभिसरित कर देता है, अपसरित कर देता है, मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। तब अवतल लेंस मोटा है, तो डेफिनेटली जो उसका विचलन अवतल के विचलन, उत्तल के विचलन से ज्यादा होगा। तो इसका विचलन 30 है, तो ये उससे ज्यादा कर रहा होगा ना, मतलब 60 कर रहा होगा, 70 कर रहा होगा, 80, 90 कुछ भी कर रहा होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका विचलन ज्यादा है ना। तो ये प्रकाश किरण देखना, उत्तल लेंस से निकलने के बाद प्रकाश किरण का मार्ग ऐसा हो गया, कितने पे विचलित हो गई वो, 30 पे। अब अवतल उसको ज्यादा विचलित कर देगा, तो अवतल किधर हटाता है प्रकाश किरण को, हमें पता है अवतल लेंस प्रकाश किरण को किधर हटाता है, तो मुख्य अक्ष से दूर हटाता है ना, इधर। तो ये प्रकाश किरण को अब वो कैसे हटाता है हम देख चुके आगे, है ना। ये इधर मोड़ देगा ऐसे,
कितना मोड़ दिया मान लो उसने 60, है ना, ज्यादा मोड़ेगा ना, ज्यादा विचलन होगा तो 60 कर दिया। तो अगर आप परिणामी देखो बच्चों, परिणामी देखो आपकी प्रकाश की दिशा से, आपकी वाली की दिशा से देखना है ना। आपकी सीधी जा रही थी, लेकिन जब निर्गत हुई तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर निकली। किधर विचलित होकर निकली? मुख्य अक्ष से दूर। और मुख्य अक्ष से दूर मतलब कौन सा लेंस का ज्यादा वर्क हो गया? वहां उत्तर की तरफ। भले ही विचलन यहाँ कम हो गया, कितने का विचलन हुआ होगा परिणामी? जैसे है ना, अवतल ने किया 30, अवतल ने 60 किया और उत्तल ने ऐसे, तो उत्तल ने उसको ऐसे 30 नीचे मोड़ा, अवतल ने 60 ऊपर मोड़ दिया। अवतल ने 30 नीचे मोड़ा, सॉरी उत्तल ने 30 नीचे मोड़ा, अवतल ने 60 ऊपर मोड़ दिया। तो परिणामी कितना ही हुआ? प्रारंभिक दिशा से कितना ही हुआ? 30 हुआ। लेकिन हुआ तो सही, प्रकाश किरण किधर निकली है? मुख्य अक्ष से दूर होकर निकलेगी, 30 अंश के विचलन पर वो निकलेगी, है ना। 30 अंश का विचलन वहां पर होगा, परिणामी विचलन। क्या समझ में आया हमको? आया ना समझ में किरण आरेख से कि कैसे ज्यादा विचलन इसका है, मोटे लेंस का। मोटा लेंस ज्यादा विचलन करता है, हम क्षमता में देख चुके हैं ना। तो इसलिए ये कम विचलन करेगा। इसकी कोशिश, उत्तल लेंस की कोशिश हमेशा उसे मुख्य अक्ष पर लाने की रहेगी, तो उसे मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, लेकिन अवतल उसको दूर हटाना चाहता है। तो अवतल की पावर ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, तो वो उसे ज्यादा दूर कर देगा, तो परिणामी रूप से वो दूर ही आ जाएगी। तो इस आयन समूह में किरण आरेख से जो कैसे कैसे दूर हटी है ना। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष, ये चित्र जो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अंडरस्टूड कर गए इससे, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या निष्कर्ष देखना है यहाँ हमको सब। क्या निष्कर्ष निकला हमारा? अतः संयुक्त लेंस किसकी तरह व्यवहार? परिणामी बाहर निकल रही थी, अब सारी की तरह संयुक्त लेंस, अब सारी लेंस मतलब अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ओके, ये हमारा निष्कर्ष है। मतलब उत्तल की फोकस दूरी कम तो व्यवहार अवतल की तरह होगा, उत्तल की फोकस दूरी कम तो अवतल की तरह व्यवहार होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। दूसरी स्थिति हमने क्या बोली कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी है? अधिक है अवतल की। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक, पहले उत्तल की अधिक मानी, अब अवतल की अधिक मान ले, तो अवतल पतला होगा, है ना। अवतल लेंस पतला है ना। यहां हमने क्या लिखा? चिन्हों में लिख दे F2 ग्रेटर देन F1। ओके, ऐसा। इसको यहां भी दर्शा दो, जो इसमें किरण आरेख भी दर्शा दो। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो विचलित होकर निकलेगी, ठीक है ना, ऐसा। अब यहां क्या होगा? ठीक है, तब संयुक्त फोकस दूरी, है ना, आप उसको सही से लिख लो, जो यहाँ जगह कम है, ऐसे दूर लिख देना। संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी? संयुक्त फोकस दूरी पहले तो चिन्ह देख लो उसका, ठीक है ना। F बराबर ये वाला, अगर F2 ज्यादा है F1 से, F2 ज्यादा F1 से, तो आंसर धनात्मक भी आएगा। F1 है ना, F1 प्लस F2, F1 प्लस सॉरी F2 माइनस F1, है ना। आंसर किस में आएगा? धनात्मक में। ओके, धनात्मक में आएगा, मतलब धनात्मक किसकी फोकस दूरी होती है? उत्तल की। मतलब परिणामी फोकस दूरी धनात्मक बची, तो परिणामी किसकी तरह व्यवहार करेगा? उत्तल की तरह। किरण आरेख से भी समझ लो, ठीक है ना। वही विश्व इसका विपरीत हो जाएगा, वही कोण वही मान लेंगे हम, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस पर प्रकाश किरण ऐसे आई, है ना। तो प्रकाश किरण ऐसे जाना चाह रही थी, ये उसका मार्ग ऐसा है ना, ऐसा। तो अवतल लेंस क्या करता है? उसे नीचे बना देते थे थोड़ा सा, ओके। अवतल लेंस तो क्या करता है? प्रकाश किरण को अपने मार्ग से, है ना, विचलित करता है मुख्य अक्ष से दूर की ओर। तो जैसे ये प्रारंभिक दिशा है उसकी, प्रारंभिक दिशा है ना,
तो ये विचलित कर देगा उसको, इस दिशा से मुख्य अक्ष से दूर हटा देगा। ये कितने पे कर दिया, मान लो 30 पे। कितने से कर दिया उसने, उसको 30 पे मोड़ दिया। अब इसके बाद कौन लगा है, मोटा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो मोटा उत्तल लेंस क्या करेगा, है ना, ये उत्तल लेंस पे प्रकाश किरण ऐसे आइए, ओके ऐसे। तो हमें पता है कि वो उत्तल लेंस उसको किधर मोड़ता है, मुख्य अक्ष की ओर। वो अभिलंब अभिलंब से भी समझा सकता हूँ मैं, अब नहीं समझा रहा है ना टाइम, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा, उसको मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। कितना मोड़ेगा तो यहाँ पर, तो निर्भर करेगा उसके मोटाई पे, विचलन उसका ज्यादा होगा। तो जैसे इसने 30 अंश दूर कर दिया उसको, इसने विचलित कर दिया था, इसने भी विचलित किया पहले लेंस ने, उत्तल ने उसको अपने मार्ग से 30 पे विचलित किया। अब ये मोटा है, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस ने उसको मुख्य अक्ष से दूर 30 पे मोड़ दिया, 30 अंश। अब उत्तल लेंस मोटा है तो ये ज्यादा मोड़ेगा, किधर मोड़ेगा, मुख्य अक्ष की ओर। तो ये ऐसे, ये प्रारंभिक दिशा है, ये हमारी अब आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा ये होगी, ओके, ये वाली ऐसी जा रही। तो ये यहां से उसको 60 पे मोड़ दिया, मान लो ये हो गया 60 पे मोड़ दिया। तो अब अगर आप देखो, जो प्रकाश किरण जो आपतित हुई थी, ये वाली आपतित होने वाली सीधी जो पहले लेंस पे पड़ी थी, ये आपतित थी ना, आपतित की दिशा ऐसी थी, ओके सीधी, है ना। लेकिन जब वो निर्गत हुई तो किधर मुड़ के निर्गत हुई, मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ी हुई। तो कितनी मुड़ गई, जैसे पहले इसने 30 ऊपर मोड़ा, है ना, और इसने उसको 60 नीचे मोड़ दिया, तो परिणामी विचलन कितना ही हुआ, 30 हो गया, ओके ना। लेकिन मुड़ी तो किधर, मुख्य अक्ष की ओर। तो इसी तरह सारी किरणें भी, जो सभी किरणें क्या होगी, इधर ही पहला लेंस उसको विचलित करेगा अपने मार्ग से, फिर दूसरा लेंस उसको वहां पे अभिसरित कर देगा। तो सभी लेंस से प्रकाश किरणें क्या होगी, यहाँ अभिसरित हो जाएगी। तो परिणामी लेंस किसकी तरह ही व्यवहार करेगा, अभिसारी लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, ठीक है। ओके, तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चा हमारा, अतः संयुक्त लेंस अभिसारी लेंस, है ना, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, है ना, या व्यवहार करता है, ठीक है। ये बच्चा हमारे पास निष्कर्ष है ना, अतः संयुक्त लेंस अभिसारी लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, ये है ना। अब यहाँ तीसरी स्थिति क्या संभव है कि या तो दोनों बराबर होगी, यदि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी बराबर है, या दोनों लेंस की मोटाई बराबर है, ठीक है। तब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, अर्थात F1 बराबर F2 से, है ना। तब संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी कैसी होगी, ये सूत्र है हमारे पास F बराबर। अब यहाँ एक चीज देखो, तो इसमें हम किरण आ रही है, इसमें भी दर्शा देते हैं। प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित हुई है ना, और ये व्यवहार उत्तल की तरह करेगा, तो प्रकाश किरण उसको ऐसे, ओके, मतलब ये वाला थोड़ा विचलित करेगा, बीच में दूर हटाएगा, लेकिन परिणाम ही ऐसा, ओके। अब ये वाला फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अगर दोनों बराबर है ना, F1 F2 यहाँ लिखे F2 माइनस F1, तो दोनों बराबर है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, F बराबर दोनों 0 और अनंत आ जाएगा, है ना, F2 माइनस, यहाँ नीचे लिख देते, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, F बराबर F1 F2 F2 माइनस F1 कितना आ जाएगा, अनंत, है ना, अनंत आएगा। अनंत किसकी फोकस दूरी होती है, अनंत ग्लास प्लेट की होती है ना। अनंत मतलब फोकस दूरी अनंत, मतलब वक्रता त्रिज्या भी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत मतलब दोनों पृष्ठ ऐसे व्यवहार ग्लास प्लेट की तरह, ठीक है ना। मतलब क्या होगा यहाँ पर,
देखो दोनों की फोकस दूरी, अगर दोनों की फोकस दूरी बराबर है, मोटाई बराबर है, तो क्या करेंगे वो, ठीक है ना। जैसे पहला लेंस ये ऐसे है, ये प्रकाश किरण को 30 अंश नीचे मोड़ दे रहा है ना, ये ऐसे है ना, इसने 30 अंश नीचे मोड़ दिया। ओके, अब अवतल भी है, तो अवतल वापस क्या करेगा, उसको दूर बना दिया थोड़ा मैंने, ये अवतल लेंस क्या करेगा, तो वापस उसको 30 अंश ऊपर मोड़ देगा ना, ये मुख्य अक्ष से दूर हटाता है उसको, प्रकाशीय किरणों को मुख्य अक्ष से दूर हटाता है, तो ये उसको वापस, जैसे ये प्रारंभिक मार्ग था उसका, है ना, प्रारंभिक मार्ग ये है, तो इससे वापस 30 पे मोड़ देगा, दूर मोड़ देगा, ऐसे ऐसे मोड़ देगा, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, जिस दिशा में आपकी हुई है उसी दिशा में निर्गत हो जाएगी। वो किरण आने के बाद यहाँ तिरछा हो गया, तो आप समझ जाना। तो ये 30 नीचे मोड़ेगा, ये 30 ऊपर कर देगा, तो परिणामी क्या हो जाएगी, एक उसी दिशा में चली जाएगी, है ना। चलिए, तो फिर यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला हमारा, बिना विचलित हुए निकल जाएगी उससे। ऐसे इसने 30 अंश नीचे मोड़ा यहाँ पर, है ना, और ये 30 अंश उसको जैसे इसने नीचे मोड़ा और ये वापस मोड़ देगा, तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए निकल जाएगी। मतलब ये हमारा लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक ग्लास प्लेट की तरह, है ना। तो निष्कर्ष हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, कि है ना, अतः अभी सारी होगी ना, अब सारी होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, अब देख ध्यान रखना मुझे, कैसे याद रखें इन कंडीशन को, कब उत्तल की तरह, कब इसकी तरह, ठीक है, ध्यान रखो। जैसे हमने दो स्थितियों पे बताया, F1 अधिक है, मतलब जिसकी फोकस दूरी अधिक है, तो व्यवहार दूसरे की तरह रहता है। जैसे उत्तल की यहाँ अधिक थी, तो व्यवहार अवतल की तरह, यहाँ अवतल की अधिक थी तो अवतल उत्तल की तरह। ऐसा नहीं, याद कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी है ना, दोनों में से किसकी ज्यादा ताकत होगी, किसकी ज्यादा चलेगी, है ना, किसकी ताकत ज्यादा चलेगी, आप बोलोगे मोटे वाले की, है ना। तो सेम यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। देखो यहाँ अवतल लेंस मोटा है ना, तो व्यवहार किसकी तरह है, अवतल लेंस की तरह। यहाँ उत्तल लेंस मोटा है, तो व्यवहार किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। यहाँ दोनों बराबर है, तो दो किसका नहीं चलेगा, ओके, दोनों के बराबर व्यवहार, तो निष्फल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। आज हमने कैसे याद रख लेंगे, मतलब दोनों में से जो लेंस मोटा है, हमको ऐसा बोल दिया गया कि दो लेंस कंबाइन फॉर्म में रखे हैं, है ना। तो एक मोटा लेंस एक पतला लेंस है, उत्तल लेंस मोटा है, अवतल लेंस पतला, उत्तल मोटा है, तो व्यवहार किसकी तरह होगा, हम बोलेंगे उत्तल की तरह। हमको ज्यादा सोचना नहीं, जो लेंस मोटा, या फिर फोकस दूरी के आधार पे याद रखो, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है उसका व्यवहार नहीं चलता, जिसकी कम फोकस दूरी होती है, जिसकी फोकस दूरी कम, है ना, या ऐसे याद रखो, ठीक है, P ऐसे, जिसकी फोकस दूरी कम उसका पावर ज्यादा, तो क्षमता उसका कार्य ज्यादा चले, है ना, ठीक है ना, ऐसे। तो ये है हमारे पास लेंस, संयुक्त लेंस, उनकी परिणामी फोकस दूरी और संयुक्त लेंस रखने पर उनके व्यवहार पे प्रभाव हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।